जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार टीच बाई राम बाबू सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास में हम देखें क्या पढ़ेंगे। आज क्लास 9 से संबंधित है। क्लास 9 के आलोक भारती के बुक से यूनिट फर्स्ट है, जीवन की मौलिक इकाई है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने क्लास से संबंधित टॉपिक को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा तो ही आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए हम क्लास 9 से संबंधित लेसन फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगी। तो इस वीडियो में संपूर्ण कोशिका क्या होता है, कोशिका के बारे में आप जानेंगे, यानी कोशिका का विभाजन कैसे होता है, एक जीव की निर्माण कैसे होता है, ये सारा चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से हम 100% आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए नोट ऑफ बायोलॉजी बाई राम बाबू सर, यानी कि यह मेरा यूट्यूब एड्रेस है। इस एड्रेस पे आप हमको यूट्यूब पे सर्च करके खोज सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम देखेंगे। यानी जीवन की सबसे पहली इकाई क्या होती है, तो कोशिका। कोशिका के बारे में हम देखेंगे। कोशिका क्या होता है और कोशिका का क्या काम होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये आप जान चुके, कोशिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले कोशिका। अब क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो एंटोन वान लीवेनहॉक ने कोशिका को देखा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नोट, कोशिका शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। यानी आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि कोशिका को सबसे पहले इन्होंने ही खोजा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अब बात कर ले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कौन होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। लगभग 1.6 kg से लेकर के यह 2 kg तक होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात ये करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है और फिर सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका कौन होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा होती है। यह कोशिका जीवाणु की होती है और सबसे छोटी होती है। अब बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है यह मनुष्य की कोशिका होती है और तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है और सबसे लंबी होती है, मनुष्य की होती है, ह्यूमन। चलिए आगे हम देखते हैं। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सलाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। रचना के आधार पर कोशिका को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है, तो 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये कौन से हैं, तो एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। आगे देखते हैं हम कि जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो जीवद्रव्य का नामकरण जो है ये पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो कब किए थे, तो ये जो है कब किए थे, 1839 ईस्वी में किए थे। 1839 ईस्वी में इन्होंने किया था। कौन किए थे, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। जीवद्रव्य को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो जीवद्रव्य को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन है, इसे देख लेते हैं हम। जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। ये कौन कौन से हैं, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। और अब बात करते हैं कि कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, क्या होता है।
कोशिका द्रव यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव जो होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। अब बात करें केंद्रक द्रव क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। केंद्रक द्रव यह कोशिका में केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नोट में कुछ बात लिखा गया है। जीव द्रव का 99% जो भाग होता है 4 तत्वों से मिल करके बना होता है। अब ये 4 तत्व कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है तो 76%। दूसरा है कार्बन। कार्बन कितना होता है तो 10.5%। और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है तो 10%। अब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है तो 2.5%। ठीक है, इसका संकेत भी आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन का N2 होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। यानी कि जीव द्रव में, एक जीव द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है अगर पूछ दिया जाए तो इसमें 10.5% इसकी मात्रा होती है। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% और ऑक्सीजन 76%। चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपको लगे कि ये वीडियो स्पीड में है तो इसे आप कम करके देख सकते हैं, या फिर यदि आपको लगे कि ये वीडियो स्लो है तो इसे स्पीड में भी सुन सकते हैं। इसे ऑडियो और वीडियो दोनों में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे बढ़िए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक की मात्रा कितनी होती है, यानी कि जीव द्रव जो होते हैं इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक कितनी मात्रा में होती है। तो कार्बनिक जो होता है वो 81% होता है और अकार्बनिक जो होता है 19% होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। यदि कार्बनिक 81% हो गया तो 100 माइनस 81 कर लेंगे तो बच जाएगा 19, जो कि अकार्बनिक होगा। चलिए अब हम कोशिका के मुख्य भागों के बारे में हम जान लें। कोशिका के मुख्य भाग जो है वो कौन कौन से हैं। कोशिका के मुख्य भाग देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो चलिए हम कोशिका भित्ति, पहला है कोशिका भित्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। मोस्ट VVI है यहाँ पे, वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसकी खोज किसने की थी, यानी कोशिका भित्ति की खोज अभी कोशिका के बारे में आप देखें हैं तो रॉबर्ट हुक ने, तो इसकी खोज भी किए थे रॉबर्ट हुक ने ही किए थे। कब किए थे तो 1665 ईस्वी में किए थे। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज आप समझते ही हैं कि क्या होता है। पूछता है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। यह कोशिका को निश्चित आकार बनाने में सहायता करता है। यानी कि यह जो होता है कोशिका को निश्चित आकार बनाने में सहायता करता है। इसके साथ साथ जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए यहाँ पे जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं उसकी कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये मोस्ट VVI है। कोशिका झिल्ली, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कोशिका झिल्ली। दूसरा है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में हम देख ले थोड़ा सा। अब देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है यह कोशिका के सभी अवयवों एवं पतली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। यानी जो कोशिका झिल्ली होता है यह कोशिका के सभी अवयवों जो पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहती है, इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब बात कर ले कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया था तो इसकी खोज जो थे कार्ल नेगेली एवं क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में किया था।
यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अब अर्धपरागम्य क्या होता है कि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, यानी कि कुछ लिक्विड के फॉर्म में आ जा सकता है। अब देखिए इसमें यह जो होते अर्धपरागम्य होता है, यह लिपिड, यह देखिए यहाँ पे अर्धपरागम्य तो होता ही है, यह लिपिड की बनी होती है। अब लिपिड होता क्या है? लिपिड देखिए, लिपिड के निर्माण में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तब जाके लिपिड बनता है। समझ गए होंगे। यानी कि लिपिड क्या होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से एक रासायनिक यौगिक बनता है, रासायनिक तत्व बनता है, जो क्या होता है शरीर के अंदर, इसे लिपिड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारकाय, तारकाय क्या होता है? तारकाय के बारे में हम देखेंगे। 3 नंबर है, यानी कि सेंट्रोसोम। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो यह वान ब्रेंडल नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण बोबेरी ने 1888 में किया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो बोबेरी ने किया था। कब किया था? तो 1888 ईस्वी में किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। मोस्ट विविया यह, क्योंकि तारकाय जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तारकाय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है, यानी जो तारकाय होती है उसके अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। और यह जो होता है ध्रुव के निर्माण करता है। देखते हैं ध्रुव क्या होता है, आगे मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। यह यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में चिपके रहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? यह यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में चिपके रहते हैं। साथ ही यह राइबोसोम में मिलते हैं। राइबोसोम आप समझ ही रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक की जो कोशिका होती है पूर्ण रूप से विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा यूकैरियोटिक की कोशिका विकसित होती है। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। जब कोशिका विभाजन की क्षमता होगी तो ये ऊतक बनाएगा, और ऊतक जब बनेगा तो ऊतक से क्या बनेगा? यानी देखिए इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोशिका हो गया। अब कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। अब ऊतक जब होगा, यानी कि कुछ ऊतक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। और अंग से क्या बनेगा? फिर अंग से बनेगा अंग तंत्र। अंग से क्या बना? अंग से अब अंग तंत्र बना। अंग तंत्र बना और अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण हुआ। अब इस तरह से क्या हुआ? एक शरीर का निर्माण हो गया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम आपको आगे बिल्कुल मिलेगा, घबराइए नहीं, आगे पढ़ते रहिए। चलिए, इसे खुरदरी अंतराव जालिका, यानी कि देखिए साथ ही यह राइबोसोम में मिलते हैं। राइबोसोम यानी कि जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, उसे खुरदरी अंतराव जालिका कहते हैं। और यह राइबोसोम के उपस्थिति में यह चिकनी दिखाई देती है। यानी कि राइबोसोम के उपस्थिति में कैसी दिखाई देती है? चिकनी दिखाई देगी बिल्कुल। इन्हें तब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि यह जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। साथ ही खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो लिपिड यानी अर्थात हार्मोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हार्मोन की बनी होती है। यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका एकदम बिल्कुल चिकनी होती है। और खुरदरी होती है, इसमें राइबोसोम की कणिका पाई जाती है। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, इसमें हार्मोन का निर्माण भी होता है। यह रुखर टाइप के होती है, खुरदरी होती है। देखिए आगे 5 नंबर में है, ये है राइबोसोम। चलिए राइबोसोम के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले रॉबिन्स एम ब्राउन ने
1953 ईस्वी में, यानी कि सबसे पहले रॉबिन्सन एम ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे जो 1953 ईस्वी में पादप में यानी कि पौधों में तथा ई पेलेंट नामक वैज्ञानिक थे जो जंतु में देखा था। यानी कि रॉबिन्सन ब्राउन ने किस में देखा था, तो पादप में, और जंतु में किसने देखा था, तो ई पेलेट नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। अब आगे बात करते हैं कि जंतु कोशिका में देखा था। तत्पश्चात 1953 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण कर दिया। यानी कि इसका नामकरण कर दिया। क्या नामकरण किया, तो नामकरण जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में इसका नाम कर दिया। यानी कि आरएनए के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि अब कभी कभी क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि आरएनए यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्राप्त करती है। यानी कि यह जो होती है प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए ये क्या देती है, स्थान प्राप्त करती है। साथ में देखिए, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी कि यह प्रोटीन बनने के लिए स्थान जगह देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब बात कर ले हैं हम कि यह जो है कहाँ पाया जाता है। यानी कि राइबोसोम जो होता है ये जो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव, यानी कि ये जो होता है कोशिका द्रव और हरित लौक में राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाया जाएगा, हरित लौक में पाया जाता है। इसके अलावा सूत्र कणिका में पाया जाता है और खुरदरी अंतःपरदौ जालिका जो होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। कुछ नोट पॉइंट है, इस बात को ध्यान कीजिएगा। ये क्या कह रहा है, नोट में है, स्थनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःपरदव जालिका नहीं पाया जाता है। जो स्थनी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पुरुष या फिर मनुष्य जो होता है स्थनी वर्ग में आता है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें राइबोसोम एवं अंतःपरदव जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। यानी कि लाल रुधिर जो कणिका होती है उसमें प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आप पढ़ रहे हैं टीच बाई रामबाबू सर की क्लास 6 नंबर में चल रहे हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे आप जानते ही हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जो कि आगे मेंशन है। चलिए देखते हैं हम। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था, तो अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। चलिए मेरे साथ बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन। कब किया था, तो 1886 ईस्वी में किया था। अब आगे देखिए, इसमें बेंडा ने इसका नामकरण कर दिया। यानी कि बेंडा ने क्या कहा कि यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। बहुत VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह जो होता है यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीकरण कर लेता है। यानी कि श्वसन स्थल होता है तो ऑक्सीकरण कर भी करेगा। चलिए, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जो ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, तो इसमें काफ़ी मात्रा में क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहता है, कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे मोस्ट VVI है, ये VVI पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान करेंगे, नोट डाउन करेंगे। वैसे आप इसका PDF आपको मिल सकता है, इसका PDF आपको मिल सकता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप PDF को ले लेंगे। मेरा टेलीग्राम जो है
राम बाबू 124 है, उसमें आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके इसका PDF ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, नोट में कुछ पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका विखंडन के द्वारा विभाजित हो जाती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा विभाजित हो जाती है। चलिए यह देखिए, इसमें इसके अलावा क्या होता है, यह DNA और कुछ RNA भी बनाती है, यानी कि ये क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, DNA और कुछ RNA भी बनाती है। नोट में कुछ और पॉइंट है, देखिए दूसरा नोट में है, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लोक में भी पाया जाता है, यानी हरित लोक में DNA पाया जाता है। यानी अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लोक में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लोक में जो होता है इसमें DNA पाया जाता है। DNA के बारे में हम बहुत विस्तार से आगे इसी में देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब टॉपिक नंबर कोशिका से संबंधित 7। अब इसमें देखिए गोल्जी काय के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। गोल्जी काय, इसकी खोज था 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए खोज गोल्जी का ये है और कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, जो वैज्ञानिक ने, जो व्यक्ति ने उसको खोज दिया उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, यानी कि वो उसका फादर बन जाता है। इसलिए कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी कर दिया गया। यह नलिका के समूह में एवं थैली का बना होता है, यानी कि यह नलिका के समूह में और थैली का बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके आगे चलते हैं हम। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करता है, यानी कि ये क्या करता है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह कोशिका के माध्यम से पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान एवं यह पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर पदार्थ जो है उसको नहीं चाहिए, उस शरीर को नहीं चाहिए, तो ये उस चीज़ को यानी उस पदार्थ को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसलिए इसे कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधन किसे कहा जाता है, तो नोट डाउन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि यातायात का प्रबंधन किसे कहा जाएगा, तो ये जो है गोल्जी काय को कहा जाता है। आगे देखिए यह कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण राइबोसोम का निर्माण ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाता है। यानी कि ये क्या करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। यह जो है यानी कि यह यातायात का प्रबंधन था ये। इसके अलावा देखिए यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, राइबोसोम का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। चलिए देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम इसकी खोज 1955 ईस्वी में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज बहुत पूछ देता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की और कब की, तो 1955 में किया था। किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने किया था। ऐसे याद कीजिए, डी डुबे ले डुबे, यानी कि कोशिका को ये क्या करता था, मार ही डालता है, ये अपने आप को मार डालता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट है। देखिए डी डुबे ने इसकी खोज की थी। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण संवेष्टन विधि के द्वारा होता है। गोल्जी काय में होता है। होता कहाँ है, तो गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। यह सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम जैसे कि लाइपेज
प्रोटोएस्टेरोन, कार्बोडाइट्रेजेज मिलते हैं इसी के द्वारा। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि के पाचन भी करता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्या करता है, अब ज़्यादा मात्रा में चीज़ें जैसे कि लाइपेज, एस्ट्रोड और कार्बोहाइड्रेजेज, अगर ज़्यादा मात्रा में उसको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा मिल जाएगा, लिपिड ज़्यादा बन जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, आत्मघाती बन जाएगा। और इसलिए इसे क्या कहता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी बात यहाँ पे जो नोट डाउन करा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। स्तनधारियों के आरबीसी में, यानी आरबीसी के बारे में देखिए, रेड ब्लड सेल, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जान सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वो भी स्तनधारी है, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो वो स्तनधारी में ही आते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इस बात को नोट डाउन करेंगे आप, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में देखते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक यहाँ पे। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, लॉग 3 प्रकार की होती है। पिछले क्लास में हमने बताया है कि लॉग के बारे में हम कभी वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज हम पूरे तरह से लॉग के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए देखिए लॉग क्या होता है। लॉग के 3 प्रकार, अब ये कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। हरित लॉग है। हरित लॉग के बाद में कौन सा है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। हरित लॉग के बाद वर्णी लॉग है। वर्णी लॉग के बाद में अवर्णी लॉग है। इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। हरित लॉग के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यह देखिए क्या होता है, यह हरा होता है। अब हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है, जिसके कारण इसकी पत्तियां जो होती है हरित लॉग के कारण, कोई भी पार्ट पौधे की कोई भी पार्ट क्या होती है, हरी होती है। यानी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियां हरी होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पत्तियां हरी क्यों होती है, तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण या फिर हरित लॉग के कारण। चलिए इसी के कारण, यानी कि आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसी के कारण यानी कि इसके सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसी के कारण पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पूछ दिया जाता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे करते हैं, तो आप पत्तियाँ कर देते हैं। अगर वहाँ पे हरित लॉग दे दे या फिर पर्णहरित दे दे या फिर क्लोरोफिल दे दे तो दिक्कत होगा, आप इस बात को ध्यान में देंगे। यानी कि इसी के कारण, यानी हरित लॉग के कारण पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे देखिए इसमें अब और यहाँ पे है कि भोजन भी बनाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन बनबे करेगा, ये जाहिर सी बात है। इसलिए हरित लॉग को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो पादप कोशिका होती है, इसलिए इसे क्या कहता है, पादप कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन इसका बनता है इसमें, यानी कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नोट में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि पत्तियों का रंग पीला होता है, किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है, और जब पीला हो जाएगा तो झड़ने लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम, वर्णी लॉग। अब वर्णी लॉग क्या होता है, ये देखिए वर्णी लॉग यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये रंगीन लॉग होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह जो होते हैं ये रंगीन लॉग होते हैं। यह प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यानी किस किस कलर का होता है, प्रायः लाल रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं और नारंगी रंग के होते हैं। ये लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, यानी कि यह पौधे के पुष्प में पाए जाएंगे, फल भित्ति में पाए जाएंगे और बीज में आदि में पाए जाएंगे। यानी कि रंगीन भागों में पाया जाता है। यानी कि पौधे के जिस भाग में कलरफुल हो, जो भी भाग पौधा का कलरफुल हो, उसमें वर्णी लॉग पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बात है।
अब देखिए इसमें टमाटर में लाइकोपेन के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण तथा चुकंदर में विटामिन के कारण ये ही है लौक पाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा वर्णी लौक पाया जाता है, यानी कौन सा लौक पाया जाता है वर्णी लौक में, तो लाइकोपेन। टमाटर में कौन सा लौक, तो लाइकोपेन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गाजर में कैरोटीन VBI, चुकंदर में, तो चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी वर्णी लौक है, ये वर्णी लौक के प्रकार है, यानी कि कैरोटीन, विटामिन और लाइकोपेन, ये सारा ये वर्णी लौक के प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं अवर्णी लौक। तीसरा जो है अवर्णी लौक है। अवर्णी लौक में देखिए यह रंगहीन लौक होता है, यानी कि इसका कोई निश्चित कलर नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहता है, यह रंगहीन लौक होता है। यह रंगहीन लौक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ कोई सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जड़ में पाया जाएगा, वहीं पे तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे कि जड़ में भूमिगत तना के रूप में यह पाया जाता है और ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित रखता है, यानी कि छुपा के रखता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे मूली, शलजम, ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन को मिट्टी के अंदर गाड़ के रखते हैं, छुपा के रखते हैं कि जल्दी से कोई हमें न तोड़ दे। जल्दी से का मतलब है कि कोई जानवर उसे जल्दी से न चबा जाए। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, यह कोशिका की, देखिए आगे, यह कोशिका की निर्जीव रचना है, यानी कि यह जो होता है कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है, यानी कि रसधानी जो होती है कोशिका के अंदर भरा रहता है और ये तरल पदार्थ होता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। रसधानी जो होता है पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। बात यह है कि पादप कोशिका में 90% तक पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका की रसधानी क्या होती है, तो सबसे बड़ी होती है, यानी कि इसमें रसधानी 90% लंबी होती है, यानी पादप कोशिका की अपेक्षा। और बहुकोश यानी बहुत बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है, यानी 10% लगभग होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका में, यानी पादप और जंतु कोशिका दोनों में ये रसधानी पाई जाती है। पादप में ये 90% होता है, यानी कि क्या होता है, बड़ा होता है, जंतु कोशिका से बहुत बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अब देख लेते हैं। इसकी खोज जो है 1831 ईस्वी में, इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजी थी। यह कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है हर कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्णतः विकसित होता है, यानी कि यह यूकेरियोटिक कोशिका का मतलब है कि यह विकसित कोशिका के अंदर, यानी कि जिसमें अंग तंत्र का निर्माण हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, विकास करे, वृद्धि करे, उसमें यह पाया जाता है। इसके अंदर दो प्रकार की रचना पाई जाती है, यानी कि दो प्रकार की रचना पाई जाती है। कौन कौन सी रचना होती है, तो क्रोमैटिन जाल और दूसरा होता है केंद्रिका। यहाँ पे देखिएगा केंद्रिका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए केंद्रिका, इसमें अब तक जितना पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केंद्रिका ही है, क्योंकि इसमें DNA मिलेगा आपको। अभी देखिए अभी मिलने वाला है। देखिए ये क्या कह रहा है, क्रोमैटिन जाल तंतुमय होता है जो DNA, यानी DNA का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। यानी कि DNA जो होता है ये पूछ दिया जाता है कि DNA किसका बना होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन नामक प्रोटीन का यह बना होता है। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र कहलाता है। ये जो होता है कोशिका जब विभाजन होता है उस समय इसे क्या कहता है, गुणसूत्र कहता है। इस पर असंख्य सूक्ष्म, यानी छोटे छोटे असंख्य, बहुत ज़्यादा मात्रा में असंख्य छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी कि राइबोसोम के भी कण पाए जाते हैं।
जिन्हें जीन कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि डीएनए के ऊपर जो होती है क्रोमेटिन जालिका जो होती है, उसी के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है, यानी कि जीन कहा जाता है। उसी के अंदर, इसी डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जिसे जीन कहते हैं, जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो पैतृक गुण होता है उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो डीएनए या फिर जीन ऑप्शन में दे दिया जाता है। केंद्रक नहीं होगा, यहाँ पे जीन होगा या फिर डीएनए होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। केंद्रक इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम न्यूक्लियस को एक बार फिर से रिकॉल करना चाहते हैं। देखिए 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज कर दी, यानी केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने खोज कर दी। यह कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह यूकेरियोटिक कोशिका, यानी कि वैसी कोशिका जिसके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता हो, जिसमें अंग और अंग तंत्र का निर्माण हो और एक शरीर को निर्माण करने की क्षमता हो, वह यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्णतः विकसित होती है, यानी कि उसमें ये पूर्णतः विकसित होती है। इसके अंदर दो प्रकार की रचना पाई जाती है। ये कौन कौन सी रचना होती है, क्रोमेटिन जाल और दूसरा है केंद्रिका। अब ये देखिए क्रोमेटिन जाल जो होता है तंतुमय होता है, जो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय, आगे देखिए, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र यही कहलाता है। और ये गुणसूत्र क्या होगा, इस पर असंख्य सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जो होते हैं सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यानी कि ये इसी गुणसूत्र को हम जीन कहते हैं, जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जीन के बारे में, कि एक पीढ़ी से यानी एक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्या करते हैं, वो कौन करता है, तो जीन होता है। किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से होता है। और एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लिंग निर्धारण के समय क्या जांच होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण के समय कौन किसके जीन जिम्मेदार होते हैं, तो पिता के जो जीन होते हैं जिम्मेदार होते हैं। और बच्चा के जांच के लिए क्या जांच किया जाता है, यानी कि किसका जो बच्चा है वो किसका बच्चा है, उसकी जांच के लिए किसकी जांच होती है, तो इसी डीएनए की जांच होती है। अब डीएनए की जांच कैसे किया जाएगा, एक छोटे बच्चा, एकदम मान लीजिए 1 दिन का बच्चा है, उसका डीएनए जांच कैसे कीजिएगा, तो उसका डीएनए जांच जो है वो हड्डियों के माध्यम से भी किया जा सकता है, उसकी यूरिन के सैंपल से किया जाएगा, और ब्लड से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ब्लड से सबसे अच्छा जांच माना जाता है। उसके बालों तक से भी जांच हो जाता है, कोई भी सैंपल एक लेकर के जांच किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि एक पीढ़ी से यही जो जीन होता है वह ये गुणों को यानी पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन के बारे में, यानी एक जीन के बारे में, यानी कि डीएनए के बारे में जांच की जाती है, यानी उसके बारे में कुछ जांचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकी कहते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये जो है हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो बिरचू ने देखा था। कब देखा था, तो 1855 ईस्वी में देखा था।
आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचू ने देखा था 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे कोशिका का विभाजन कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका के विभाजन 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है। चलिए, आप पढ़ रहे हैं रामबाबू सर से, टीच बाय रामबाबू सर की क्लास। चलिए आगे देखिए। यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इस कंटेंट को लाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। यदि ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसे देखते हैं। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार की होती है। तो अभी जान चुके हैं कि 3 प्रकार की होती है। अब ये तीनों प्रकार के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला है असूत्री विभाजन। यह विभाजन जो होता है, यह विभाजन केवल अविकसित कोशिका में होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, एक इसमें होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अविकसित कोशिका में होता है और प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में भी होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक कोशिकीय जीव में यह विभाजन होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस में होगा, तो इसे हम देख लेते हैं। जीवाणु में होगा, ये भी एक कोशिकीय, नीलहरित सवाल, ये भी एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट होगा, ईस्ट अमीबा में भी होगा, प्रोटोजोआ में भी होगा। यानी कि ये सारे एक कोशिकीय जीव है, यानी कि अविकसित जीव है। इनमें क्या होगा, कोशिका का असूत्री विभाजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। यह विभाजन कहाँ होगा, कायिक कोशिका में होता है। साथ ही कुछ जंतुओं में भी होता है। अब कौन से जंतु होते हैं, जंतुओं में होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसे 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। अब ये 5 चरण इसका कौन कौन से है, ये देखिए। अंतरावस्था, पहला है अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था यानी कि एंट्राफेज, और दूसरा है पूर्वावस्था प्रोफेज, और तीसरा है मध्यावस्था मेटाफेज, यहाँ पे मध्यावस्था मेटाफेज, और चौथा है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, और छठा है अंत्यावस्था यानी कि लास्ट वाला है, इसलिए इसका नाम भी है अंत्यावस्थीय यानी कि टेलोफेज। आगे देखते हैं। ये 5 अवस्था होती है, यानी कि इसमें समसूत्री विभाजनों में 5 अवस्था होती है। अब इसमें देखिए, इस विभाजन के फलस्वरूप, यानी कि ये जो विभाजन है समसूत्री विभाजन, इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका 2 संतति कोशिका में बंट जाती है। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। यानी कि एक संतति कोशिका होती है, 2 संतति कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, लेकिन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। आपसे ये क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुणसूत्र विभाजन की पश्चावस्था सबसे, यानी कि गुणसूत्र विभाजन की पश्चावस्था जो होती है सबसे छोटी होती है। क्या होती है, तो सबसे छोटी होती है। अब आगे देखिए। इसमें यह केवल यानी कि ये सबसे छोटी होती है, तो यह केवल कितने होती है, 2 से 3 मिनट में ये ख़त्म हो जाती है यह अवस्था। तीसरा है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन यह क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि जनन जो करता है। अब जनन कौन करेगा, यानी कि इसमें मनुष्य है, कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं, ये जनन की कोशिका करेंगे। यानी कि जनन, अब जनन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। यानी कि जनन जो बात है ये क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो जनन जो होती है 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से जनन होती है, दोनों प्रकार के, यानी कि लैंगिक जनन होती है, लैंगिक जनन होती है, लैंगिक जनन, और दूसरा है अलैंगिक जनन, अलैंगिक
जनन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जिस जनन में लैंगिक क्रिया होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और जिस जनन में लिंग की क्रिया नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है, जानवर जो है वो लैंगिक जनन करते हैं, और पशु यानी कि पक्षियाँ जो होती है, पक्षियाँ वो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि अपने बच्चों को सेते हैं, अंडे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह विभाजन जो होता है, यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका आप समझ गए में होता है। यह विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है, तो 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? तो 2 चरणों में। ये कौन कौन से? तो अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री 2, इन 2 चरणों में इसकी क्रिया संपन्न हो जाती है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? यानी कि समसूत्री विभाजन है, इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो इसे जो है समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जो है जंतु में देखिए। अगर बात करें हम जंतु कोशिका में, जर्मनी वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था, और 1879 में यानी 1879 ईस्वी में देखा था उन्हें, और 1882 में इसका नामकरण कर दिया, माइटोसिस नाम दे दिया। इसका क्या नामकरण किया? माइटोसिस नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो ये अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने किया था। इसकी अर्धसूत्री जो विभाजन है इसकी खोज जो है बीजमैन ने किया था। इसका विस्तृत अध्ययन यानी कि इसका विस्तृत अध्ययन 1888 ईस्वी में स्टारबर्गर ने किया था। यानी कि इसका अध्ययन जो है पूछेगा कि इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो 1888 ईस्वी में स्टारबर्गर ने किया था। चलिए कुछ नोट डाउन में कुछ पॉइंट लिखा है, इसे देखेंगे। ये कोई क्या कह रहा है कि नोट अर्धसूत्री विभाजन यानी कि फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, यानी छोटा विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 4 अवस्था में पूरा होती है, यानी कि ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन 4 अवस्था में पूरा होती है। ये कौन कौन सी अवस्था है? मेटाफेज फर्स्ट में, दूसरा है प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इसमें सब में फर्स्ट लगा है, यानी आपको सिर्फ ये देख लेना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। यदि बातें समझ में नहीं आई है, कंसेप्ट आपको फिर नहीं मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इसे दोहरा करके आप दोबारा तिबारा जितना बार आपको लगे कि जितना बार में आपको समझ में आए उतना बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए कुछ और टॉपिक लेके आए हैं, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अब आरएनए के बारे में कुछ पॉइंट लेके आए हैं हम। आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए यानी कि यह 3 प्रकार के होता है, यानी छोटा आर आरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। राइबोसोम आप समझ गए हैं कि यानी कि जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी प्रोटीन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। टीआरएनए यानी कि छोटा टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के बारे में आप जानते हैं। एमिनो अम्ल के बारे में, यानी कि एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लगे हैं जहाँ पर प्रोटीन बनाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे आपको लिखा दिया गया है ऊपरे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अमीनो अम्ल होता क्या है। मनुष्य में देखिए, यानी कि जो ह्यूमन होता है, यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य जो होता है उसमें 20 प्रकार के, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। और ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो पाए जाते हैं, जिसमें से मनुष्य के जो बॉडी होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं
अमीनो अम्ल ये जो होते हैं इसमें 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के, ये याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि इसमें से 10 गो जो ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं, 10 जो है ये शरीर स्वयं बना लेता है। क्या बना लेता है? शरीर बना लेता है। शरीर क्या करता है? शरीर इसे बना लेता है, स्वयं बना लेता है, संश्लेषित कर लेता है। लेकिन 10 गो जो होता है वो कैसे मिलेगा? भोजन से ही मिलेगा, यानी कि हर इंसान को भोजन करना ही पड़ेगा। ठीक है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे याद रखेंगे। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है इसमें कि mRNA यानी कि मैसेंजर RNA यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर के एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। यानी कि ये क्या करता है? केंद्रक के विभिन्न आदेश को पहुंचाता है। केंद्रक को ये क्या कहते हैं? आदेश ले जाके देता है। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट देखते हैं चलते चलते। DNA और RNA में अंतर क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, DNA और RNA को हम रख दिए हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, यानी कि DNA में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। लेकिन RNA में देखिए इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाएगी? राइबो शर्करा पाई जाती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। यानी कि DNA में क्या क्या पाए जाएंगे? DNA में जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें बेस में क्या क्या पाया जाता है? थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। यानी कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, और यानी कि DNA जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, और RNA कहाँ पाया जाता है? यह केंद्रक में भी पाया जाएगा, और इसके अलावा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, यानी पादप और जंतु कोशिका क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आगे हम एक तरफ पादप कोशिका को रख दिए हैं और दूसरी तरफ जंतु कोशिका को रख दिए हैं। इसमें देखिए, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि अनुपस्थित रहता है, नहीं पाई जाती है। दूसरा देखिए, पादप कोशिका में लौक पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में लौक नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित रहती है। अब देखिए, पादप कोशिका में तर्काय अनुपस्थित होता है, यानी कि पादप कोशिका में तर्काय नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तर्काय उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, यानी कि जो रिक्तिका पाई जाती है वो वैक्यूल्स जो होता है, यानी कि रसधानी जिसे आप बोल सकते हैं, ये क्या होती है? बड़ी होती है, जबकि यह रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटी होती है। यानी कि यहाँ पे 90% और यहाँ पे 10%, ये बात है। चलिए, इसका आकार लगभग आयताकार होता है, यानी कि पादप कोशिका का आकार क्या होता है? लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये क्या होता है? जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। ये मुख्य पॉइंट को इसमें कैच करके लिखा गया है और रखा गया है और आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है इसमें, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में हम अंतर को देख लेते हैं। यानी कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अंतर है, यह विभाजन कायी के कोशिका में होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन किस में होगा? तो कायी कोशिका में होगा। और अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा? यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। आगे चलते हैं। इस विभाजन में कम समय लगते हैं, यानी समसूत्री विभाजन में कम समय लगते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लेते हैं, यानी कि ज़्यादा होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मनुष्यों में ये होता है, जंतुओं में ये होता है, जानवरों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका
से 2 कोशिका बन जाती है, यानी कि समसूत्री जब विभाजन होगा तो इसमें क्या होगा, एक कोशिका 2 कोशिका में डिवाइड हो जाएगी। अब ये होती कैसे, इसे ज़रा देखेंगे आप। मान लीजिए कि यह एक कोशिका है, ठीक है, यह एक कोशिका है। तो यह कोशिका आगे चल के क्या होगा, इसका विभाजन हम बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो ये कोशिका आगे चल के ऐसे होगा, इतना बड़ा होगा। इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे बड़ा होगा। फिर उसके बाद में ऐसे हो जाएगा इसमें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद में यहीं आगे चल करके क्या हो जाएगा, अलग अलग, इसमें एकदम बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा और आगे चल के 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये समसूत्री विभाजन की बात है। चलिए आगे देखते हैं हम। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाते हैं, इस चीज़ को आप समझ गए। और इस विभाजन में यानी अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक ही कोशिका से अब एक ही बार में कितनी कोशिका, 4 कोशिका का निर्माण हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ था, एक कोशिका से 2 कोशिका बना था, लेकिन इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बन जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है कि संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। यानी इसकी जो संतति कोशिका होती है, जनक जैसे होने के कारण इसमें कोई आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती। विविधता का मतलब क्या होता है, अंतर। यानी कि संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण इसमें कोई विविधता नहीं पाई जाती है। जबकि इसमें देखिए, संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। यानी कि इसमें आनुवंशिक विविधता धीरे धीरे आगे चल के हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों के यानी इसमें देखिए, समसूत्री विभाजन में इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। यानी कि इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। जबकि इसमें यानी कि समसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, इसमें विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी कि एक जीन दूसरे जीन में गया, यानी कि वही जीन अदला बदली होता रह रहा है। यानी कि अपने बच्चों से बच्चों ऐसा करके आगे चलता रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में होता है। आगे देखिए, इसमें 6 पॉइंट है कि इसकी पूर्वफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होती है, इसकी जो होती है पूर्वफेज अवस्था लंबी होती है। और यहाँ पे पूर्वफेज अवस्था जो होती है समसूत्री विभाजन में, इसकी अवस्था छोटी होती है। और अर्धसूत्री विभाजन में जो होती है ये बड़ी होती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारा PDF आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप जुड़ जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लिख देंगे राम बाबू RAMBABU और उसके बाद में 124 लगा देंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शुरू में @ लगा देंगे यहाँ पे, मतलब शुरू में @ लगा देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात कहेंगे चलते चलते कि आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखना ना भूलेंगे। बिल्कुल लिखेंगे, कुछ तो ज़रूर लिखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे अब तक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।